नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी एडीओ की एमसीक्यूज की क्लास है, ठीक है। इसमें टॉप 25 क्वेश्चन फिर से हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। इस बार कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन डाले गए हैं जो स्वयं सहायता समूह से संबंधित है। वर्तमान में भी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल बीता है। उस संबंध में जो भी घोषणा छत्तीसगढ़ के संबंध में हुई है बिहार से, उसके भी क्वेश्चन को समावेशित किया गया है। और भी बहुत से क्वेश्चन हैं, पशुधन के भी क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छी क्लास रहने वाली है। क्लास में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको कोर्स के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वर्तमान में दोस्तों हमारे यहाँ एडीआई, एडीओ और आबकारी आरक्षक के कोर्स चलाए जा रहे हैं, और इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए आज की इस क्लास को, इस सेशन को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है? सही पूछ रहा है। अब सही पूछ रहा है तो सही खोज भी लेते हैं। ग्राम सभा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो पंचायती राज का। ग्राम सभा के संबंध में सही क्या है? ठीक है, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा। यहां कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है, बिल्कुल सही है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करता है, यह भी सही है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा के वरिष्ठ पंच द्वारा बैठक करेंगे, नहीं, बिल्कुल गलत है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, यह भी बिल्कुल गलत है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में सदस्यों बहुमत में से चुना जाएगा, बैठक का अध्यक्ष बहुमत में से चुना जाएगा, यह भी सही है, ठीक है। छठवां, महिला नहीं करेगी, ठीक। चलिए, अगर महिला को चुन लेंगे सर्वसम्मति से तब महिला करेगी। ग्राम सभा का सामान्य क्षेत्र में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच। सरपंच नहीं रहेगा तो उप सरपंच, वो भी नहीं रहेगा तो ग्राम सभा के सदस्य में से किसी एक को चुना जाएगा उसी समय उसी बैठक के लिए, और वो अध्यक्षता करेगा, और वही यहां पे बताया गया है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? सही क्या है? पहला सही है, दूसरा सही है और पांचवा सही है, ठीक है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सरपंच अध्यक्षता करेगा, सरपंच नहीं तो उप सरपंच करेगा, और उप सरपंच नहीं तो उसी समय बैठक में चुना हुआ आदमी करेगा। पहला सही है, दूसरा सही है और पांचवा सही है, ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना, तो बढ़िया डिस्कशन में बने रहिए। चलिए, नस्ल जिनके नर बकरों में दाढ़ी पाई जाती है, बकरों की दाढ़ी होती है, सभी बकरों की नहीं होती है, जिस ब्रीड में होती है वो कौन सी ब्रीड है जिसके बकरों में दाढ़ी पाई जाती है? बीटल, है ना, बियर्ड से बीटल, इसके नर बकरों में दाढ़ी पाई जाती है। आप देखना कि ईद वीद के समय ऐसे बकरे दिखेंगे आपको जिसके दाढ़ी होती है, बीटल, है ना। चलिए, बकरी का प्रसव काल मतलब प्रेगनेंसी पीरियड कितना दिन रहता है? तो इसका प्रसव काल रहता है 151 दिन। 151 दिन के बाद, गर्भवती होने के 151 दिन के बाद बच्चे को जन्म देती है बकरी का प्रसव काल। प्रसव काल सबका पढ़ना है, गाय का, भैंस का, बकरी का, पूछता है ये, ठीक है। तो बकरी का कितना है? 151 दिन। चलिए, भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मुर्रा आपको पता है सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल मुर्रा, है ना, का अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? बताइए दोस्तों, कहां पे इसकी नस्ल को सुधारा जा रहा है, इसकी नस्ल को और उन्नत किया जा रहा है? किसके? मुर्रा भैंस की। कहां? कुम्हेर भरतपुर में। कहां? कुम्हेर भरतपुर में। भैंस अनुसंधान संस्थान कहां है? हिसार, हरियाणा में।
ठीक। डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। ठीक है। भेड़ अनुसंधान संस्थान, भेड़ एवं ऊन कहाँ है? राजस्थान। बकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बकरी का अनुसंधान संस्थान। ठीक है। तो यहां पे मुर्रा नस्ल का स्पेशल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कुम्हेर, भरतपुर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज, है ना, डिसेज, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसेज, निषाद। क्या? निषाद। निषाद कहां पे स्थित है? ये सेंटर कहां पे स्थित है बताइए कमेंट करके। ये जो क्वेश्चन है ये आर्थिक सर्वेक्षण में से लिया गया है। ठीक है। वहां बताया गया है कि हम अपने छत्तीसगढ़ के सैंपल, जो जानवरों के सैंपल कलेक्ट करते हैं बीमारी वाले, बीमारी चेक करने वाले, उसको कहां भेजते हैं। तो ये जगह का नाम है निषाद। ये कहां स्थित है? ये है भोपाल, मध्य प्रदेश में। कहां है ये? भोपाल, मध्य प्रदेश में। अधिकांशतः 30% नमूने हमारे यहाँ जो कलेक्ट किए जाते हैं उसके 30% नमूने कहां भेजे जाते हैं? निषाद, भोपाल में। कौन सी बीमारी के? बर्ड फ्लू, है ना, बर्ड फ्लू। इसके 30% नमूने अधिकांशतः भोपाल भेजे जाते हैं। ठीक है। निषाद भोपाल में है ना। BSE रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताइए। BSE रोग, सबसे पहले ये रोग किस में होता है? ये रोग होता है गाय में। ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? मैड काउ डिसेस। क्या बोलते हैं? मैड काउ डिसेस। प्रियन, प्रियन या प्रियल नामक प्रोटीन से होता है ये, असामान्य प्रोटीन से, है ना। गाय में होता है BSE रोग, और ये क्या? मैड काउ डिसेस के नाम से जाना जाता है, पूछेगा। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, हम कोशिश करते हैं कि पूरे टॉपिक को कवर करें, पूरा आपका रिवीजन हो, क्वेश्चन कहीं से भी आए आपसे बने, और क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर वो पढ़ा हुआ चीज ऑप्शन में आ रहा है तो भी आपको समझ में आ जाए कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो वेस्टर्न रीजनल डिसीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, WRDDL, WRDDL कहां स्थित है? यहां भी हम क्या भेजते हैं? अपने पशुओं से जो सैंपल इकट्ठा करते हैं, बीमारी है कि नहीं पता करने वाला, वो यहां भी चेक करने भेजते हैं। WRDDL, वेस्टर्न रीजनल डिसीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी कहां है? ये है पुणे में। कहां है? ये है पुणे में। हम निषाद भोपाल और WRDDL पुणे, यहीं अपने सैंपल भेजते हैं छत्तीसगढ़ वाले। यहां अधिकांशतः हम 70% सैंपल भेजते हैं। किसके? बर्ड फ्लू के। यहां चेक होते हैं हमारे। ठीक है। बर्ड फ्लू किससे होता है? एल्फ्लुएंजा वायरस से होता है शायद तक। ठीक है। चलिए बर्ड फ्लू, है ना, कहां आपका चेक होगा इसका? WRDDL, और ये कहां स्थित है? पुणे में। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय डेयरी उद्यमिता विकास योजना के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी उद्यमिता विकास योजना, है ना, इस योजना का लाभ राज्य के सभी हितग्राहियों को प्राप्त होगा। बिल्कुल, चाहे वो सामान्य हो चाहे वो आरक्षित वर्ग से हो, मिलेगा। योजना अंतर्गत अधिकतम 2 पशुओं की लागत 1,40,000 रुपए निर्धारित की गई है। बिल्कुल सही है। आप 2 गाय खरीद सकते हो जिसकी कीमत हो 1,40,000 रुपए, दोनों गाय की, है ना। उसके बाद योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को कितना प्रतिशत सब्सिडी मिलेगा? 50%। बिल्कुल सही है। ठीक है। योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को 66%, 66.6% सब्सिडी मिलेगा। यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत सभी कथन सही है। क्या है? सभी कथन सही है। ठीक है। अब इसको फिर से एक बार रिव्यू करवा देता हूं आपको, है ना। डेयरी उद्यमिता विकास योजना, इसमें क्या है? आपको गाय खरीदना है और आपको अधिकतम 2 गाय खरीदनी है जिसकी लागत होगी 1,40,000 रुपए। अगर आप 1,40,000 की गाय खरीदते हो और आप सामान्य वर्ग से हो तो आपको 50% पैसा वापस मिल जाएगा, 70,000। अगर आप
1,40,000 की गाय खरीदते हो और आप अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से हो तो आपको 66.66% पैसा आपका वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सभी कथन सही है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के संबंध में असत्य कथन की पहचान करिए। इसमें ऑप्शन टाइप नहीं हो पाया दोस्तों। इसमें जैसे ऑप्शन आप क्या लिख सकते हो, है ना, ऑप्शन आप लिख सकते हो, पहला ए गलत है, दूसरा ए और बी गलत है, तीसरा, है ना, ए बी सी गलत है, चौथा ऑप्शन लिख सकते हो आप सभी सही है। अगर इसके अनुसार आप जाओगे तो ये पूरे ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के संबंध में असत्य की पहचान करिए। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रीय पशुधन मिशन एक केंद्र प्रवर्तित योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन केंद्र सरकार की योजना है। इसमें केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात 60:40 है। 60% पैसा केंद्र सरकार खर्चा करेगी, 40% राज्य सरकार। यह छोटे रुमंथी पशु जैसे बकरी, सूकर, कुक्कुट, सुनकर नहीं है, सूकर है, सूकर पालन के लिए है। छोटे पशु जैसे भेड़, बकरी, सुअर पालन के लिए। बिल्कुल, इस मिशन के अंतर्गत 3 सब मिशन चलते हैं। इस मिशन के अंतर्गत 3 सब मिशन चलते हैं, ये भी सही है। तो इसके सभी ऑप्शन सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, है ना, केंद्र सरकार की योजना है। इसमें केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात 60:40 है, छोटे पशुपालन के लिए है और इसके अंतर्गत 3 और सब योजनाएं चलती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। पूरे योजना की लाइन को हमने ऐसा सेट किया है कि क्वेश्चन बनाया है और अगर आप पूरी तरह पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि कितना सही है और क्या सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर अंडे और दूध का उत्पादन भी बता दीजिए। ठीक है, इस राज्य में वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन कितनी मापी गई है? 2024-25 की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, 24-25। ठीक है, 24-25 में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता प्रतिदिन कितनी है? 206 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। मतलब हमारे यहां ऑलमोस्ट 1 पाव दूध छत्तीसगढ़ के हर आदमी को हर दिन मिल सकता है, 1 पाव। और भारत में कितना है? 471 ग्राम है। ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भारत में 471। वहां आधा लीटर दूध हर किसी को मिल सकता है भारत के अनुसार। हमारे यहां कितना है? 206 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 2024-25 में मापी गई है अग्रिम अनुमान में। ठीक है, चलिए, और इससे पहले 23-24 में कितना था? 23-24 में था आपका 192 ग्राम। मैं दोनों साल का बता दिया, है ना। 23-24 में 192 ग्राम था, जो बढ़ के 24-25 में 206 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गया, बढ़ा। और यही कितना था? भारत में 469 था, है ना। फिर बढ़ के कितना हुआ है? 471 वर्तमान में। ये भारत का है, ये छत्तीसगढ़ का है। तो 206 ग्राम 24-25 में हमको प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध मिल सकता है। चलिए, अंडे का भी इस राज्य में प्रति व्यक्ति प्रति अंडा उपलब्धता 24-25 में कितना है? देखिए, दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन में मापा जाता है, अंडा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष में मापा जाता है। कितने में? वर्ष में। इतना अंडा एक दिन में खाओगे ना तो काम भारी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहां 24-25 में ये किससे लिया गया है? आर्थिक सर्वेक्षण, पशुधन विभाग के आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है। 24-25 में प्रति व्यक्ति, है ना, प्रति वर्ष अंडा उपलब्धता कितना है? 83 अंडा हमको मिलेगा एक साल में खाने के लिए। कितना? 83। ठीक है, चलिए, एक साल में एक व्यक्ति को छत्तीसगढ़ में 83 अंडा मिलेगा खाने के लिए। 83 अंडा प्रति व्यक्ति
प्रति वर्ष। ये था 2024-25 में, 79 था 2023-24 में। 2023-24 में पूछेगा हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडा उपलब्धता कितना है, तो 79 अंडे प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति। 2024-25 में 83 अंडा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति। अब आप बोलोगे सर ये सब भी पढ़ना है, भैया पढ़ना तो सब कुछ है ना, पशुधन है, पढ़ना तो सब कुछ है, ठीक है। चलिए 83, इधर क्या है 206 ग्राम, इधर है 83। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस कार्य से संबंधित है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस कार्य से संबंधित है? दोस्तों फटाक से कमेंट करके बताइए, है ना, आपने पढ़ा है और हमने पढ़ाया है, ठीक है। ये सीरीज आपको कैसी लगती है, कितना आपके लिए यूजफुल है, ये भी कमेंट में बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, वो भी कमेंट में बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर समस्या का समाधान करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि परीक्षा वाले दिन तक हम आपके साथ बने रहे। यकीन मानिए हम साथ मिलकर कुछ बहुत बेहतर करेंगे। और क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए दोस्तों, आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई थोड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं, थोड़ा यूनिक पढ़ रहे हैं और सारगर्भित पढ़ रहे हैं। देखिए जब हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत तो बना ही लेंगे। अब थोड़ा सा ही पढ़ोगे तो कितना बनाओगे, ठीक है। अपने विजन, अपनी पावर और अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। चलो बताओ राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस कार्य से संबंधित है? तो मैं बताता हूं, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण कार्य से, है ना। कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण कार्य से जो पशुधन है उसको नेचुरली भी प्रेग्नेंट करते हैं, है ना, उनके मेल के थ्रू, और आर्टिफिशियल सीमन अंदर डाल के पाइप के द्वारा वैसे भी प्रेग्नेंट करते हैं। तो जब पाइप के द्वारा उसके नर के सीमन को डाल के प्रेग्नेंट करते हैं तो वो कहलाता है कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है। और इसी का प्रशिक्षण दिया जाता है किन लोगों को, है ना, किन लोगों को 12वीं पास, ठीक है, 12वीं पास युवक युवतियों को, किनको 12वीं पास, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिनको पशु कार्य में, पशु पालन में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, उन लोग इस चीज का प्रशिक्षण ले सकते हैं। इनमें क्या करना है, इनको पशुओं को कृत्रिम रूप से गर्भधारण कराने की प्रशिक्षण दी जाएगी। 1 माह का क्या होगा, सैद्धांतिक थ्योरी, 1 माह का सैद्धांतिक थ्योरी प्रशिक्षण, ठीक है। इसमें 1 माह का थ्योरी प्रशिक्षण, 3 माह का क्या होगा, प्रायोगिक प्रायोगिक प्रशिक्षण, 3 माह का, ठीक है। उसके बाद इनको क्या दिया जाएगा, किट दिया जाएगा, पूरा टूल दिया जाएगा, क्या करने के लिए, इस कार्य को करने के लिए, ठीक है। अब मान लो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संबंध में यही पूछ दिया, कौन एलिजिबल है, 12वीं पास मेल फीमेल दोनों जो पशुपालन कार्य में रुचि रखते हैं। अगर वो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 1 माह का इनको पहले पढ़ाई कराएंगे, 3 माह उनको प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद पूरा किट देंगे जिससे ये कृत्रिम गर्भाधान करे। और जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो उनके सीमन है वो कहां से मिलेगा, पशु विश्वविद्यालय से मिलेगा, जो हमारे यहाँ अंजोरा में है, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन। चलिए इस राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का गठन कब किया गया? आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया कि इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री, और इस समिति का नाम है बिहान। ये गठित कब की गई, 1 जून 2011 को, ठीक है। और 3 जून 2011 को भारत में क्या लागू हुआ था, NRLM, और हमारे यहाँ बिहान कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2013 को। और ये जो संवर्धन समिति है इसका नाम बिहान है, इसका गठन 1 जून 2011 को किया गया। इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री दी। स्टार्टअप राशि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले क्लास में हमने संकुल स्तरीय संगठन, सी क्लस्टर लेवल फेडरेशन की स्टार्टअप राशि पढ़ी थी, कितनी, 2 लाख रुपए, ठीक है। अब
स्टार्टअप राशि के रूप में ग्राम संगठन को कितनी राशि प्रदान की जाती, बताइए। ये क्वेश्चन आया हुआ है और पूछेगा भी, कमेंट करके बताइए दोस्तों। ठीक है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, काफी मेहनत लगती है इन क्वेश्चनों को बनाने में। ठीक है, आपकी तैयारी को ध्यान रखते हुए और आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए, शिखर में पहुंचाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन बनाए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है। अब आप बोलोगे एज इट इज, तो एज इट इज तो नहीं आएगा, घुमा फिरा के आएगा। जो क्वेश्चन में है वो ऑप्शन में चल जाएगा, जो ऑप्शन में है वो क्वेश्चन में चल जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर टॉपिक पूरा पढ़े रहोगे तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आपसे बढ़ जाएगा। इसलिए तैयारी हमेशा बड़ी रखिए, सारगर्भित रखिए। ठीक है, तो मैं बता दूं, ग्राम संगठन को स्टार्टअप राशि के रूप में 35,000 रुपए मिलते हैं। ग्राम संगठन को, विलेज ऑर्गेनाइजेशन को, आपको पता होता है एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कितने 25 तक स्वयं सहायता समूह होते हैं। ठीक है, चलिए 35,000 मिलेगा स्टार्टअप राशि। बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा, लास्ट क्लास में बताया था ना, प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा। देखिए क्वेश्चन कैसे सीरीज में चल रहे हैं, आधी जानकारी पिछले वीडियो में, आधी जानकारी इस वीडियो में। तो प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा का काम क्या है, आपको पता है। मनरेगा में अकुशल श्रमिकों को क्या दिया जाता है, रोजगार। तो भैया उनको कितने दिन तक ऐसी रोजगार दोगे, उनको कुशल बनाओ। तो इसके लिए योजना लाई प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा। इसमें क्या है, जो प्रोजेक्ट मनरेगा में काम करने वाले अकुशल श्रमिक है उनको प्रशिक्षण देके कुशल बना दिया जाएगा। स्किल्ड देने के बाद उनको क्या किया जाएगा, रोजगार दे दिया जाएगा। तो उनको मनरेगा में काम करने की जरूरत ही नहीं है, और ऐसे में मनरेगा के ऊपर क्या है, दबाव कम होगा, है ना। तो भैया इनको क्या दिया जाता है, प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा में प्रशिक्षण दिया जाता है, स्वरोजगार प्रशिक्षण। तो कौन कौन सी योजना के द्वारा स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जाता है, वही पूछ रहा है। तो दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना के द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT के द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। ये लास्ट क्लास में पढ़ाया पूरी योजना। उसके बाद आजीविका संवर्धन हेतु कौशल उन्नयन कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। तो याद रखिए, प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा के द्वारा इन 3 रोजगार प्रशिक्षण योजना के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर अकुशल श्रमिक को कुशल बनाया जाएगा और उसको व्यवसाय चालू कराया जाएगा, जिससे वो मनरेगा में काम ना करे। तो इसका आंसर होगा आंसर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये योजना का नाम रख लीजिए। देखिए योजना स्वतंत्र रूप से भी चल रही है और दूसरी योजनाओं को भी फॉलो करके चल रही है। किसी भी योजना में अगर रोजगार प्रशिक्षण की बात की गई तो उसको सीधा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल में भेज देंगे, या RCT में भेज देंगे, या फिर कौशल हेतु कृषि विज्ञान में भेज देंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा में ये तीनों योजना के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। चलिए, दीनदयाल उपाध्याय, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के संबंध में असत्य कथन की पहचान करिए। योजना अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु आयु सीमा 15 से 35 वर्ष है ग्रामीण युवा की, और RCT में कितना है, RCT में 45 वर्ष तक है ना। योजना अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु आयु सीमा 15 से 35 वर्ष है ग्रामीण युवा की, बिल्कुल सही है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो सामान्य युवाओं में 15 से 35 साल के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखते हैं, विशेष समूह जैसे कोई बंधुआ मजदूर था, सर पर मैला ढोने वाले जो स्वीपर का काम करते हैं, थर्ड जेंडर हैं, HIV पीड़ित हैं, है ना, परित्यक्ता है, जो विशेष समूह वाले, उनके लिए आयु सीमा कितनी है, 50 वर्ष। ये गलत है, यहां आयु सीमा है 45 वर्ष। ये गलत है, आयु सीमा यहां कितनी है, 45 वर्ष। योजना अंतर्गत गैर आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करने पर 125 रुपए प्रतिदिन भत्ता दिया जाएगा। अगर आप आवासीय प्रशिक्षण लाइवलीहुड कॉलेज में रह के प्रशिक्षण लेते हो तो आपको खाना देंगे, रहना देंगे, सब देंगे। लेकिन आप रहोगे नहीं, सिर्फ प्रशिक्षण प्राप्त करने आओगे
तो आपको 125 रुपए भत्ता देंगे प्रशिक्षण प्राप्त करने का। प्रशिक्षण के पश्चात न्यूनतम 8,000 मासिक वेतन का रोजगार का प्रावधान है। यह भी गलत है, 8,000 नहीं 6,000 का रोजगार का प्रावधान है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये जो संस्था है इसके लोग आपको क्या करेंगे, 6,000 रुपए मासिक तक का रोजगार कहीं दिलवाएंगे। प्रशिक्षण उपरांत आकलन में सफल हितग्राहियों को एनसीवीटी तथा एसएससी के द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। एनसीवीटी किसको प्रमाण पत्र देती है? आईटीआई वाले को, है ना, टेक्निकल जो पढ़ते हैं उनको एनसीवीटी प्रमाण पत्र देती। मतलब अगर आप दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण लेते हो और अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, परीक्षा में पास होते हो, तो आपको यहां से आईटीआई जो जिनको सर्टिफिकेट देती है वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाणित हो गए कि आपने प्रशिक्षण लिया है और आपको काम आता है। तो ये भी सही है। तो गलत क्या है जी? गलत है 2 और 4। पूरा मैं देखो कितना जबरदस्त टाइप से आपको बता दिया। योजना हेतु, है ना, सामान्य लोगों को उम्र है 15 से 35, विशेष समूह वाला का है 45 वर्ष तक। यहां 50 लिखा है तो गलत हो गया, है ना। अगर गैर आवासीय प्रशिक्षण लोगे तो 125 रुपए भत्ता भी मिलेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आपको न्यूनतम 6,000 की नौकरी दिलाई जाएगी और आप प्रशिक्षण में सफल हो जाओगे तो आपको एनसीवीटी और एसएससी द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो कथन इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी 2 और 4 असत्य है। ऑप्शन सी 2 और 4 असत्य है। ठीक है, देखो दीनदयाल उपाध्याय योजना भी अपन आधा खत्म कर दिए। आंतरिक सीआरपी दल का एक चक्र कितने दिवसों का होता है ना? एक चक्र में इन लोग काम करते हैं, एक चक्र कितने दिवसों का होता है? आंतरिक सीआरपी दल भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में लाया हूं उससे, तो आपको पता है एक चक्र 30 दिवसों का होता है। ठीक है, आंतरिक सीआरपी दल। चलिए अगला क्वेश्चन, आंतरिक सीआरपी दल एक गांव में कितने दिन कार्य करता है? अब आप बताइए, आपको पता है आंतरिक सीआरपी दल 30 दिन में 2 गांव में काम करेगा। कितना? 15 दिन और 15 दिन। तो एक गांव में कितने दिन काम करता है? 15 दिन। ठीक है, चलिए ऐसे रिवीजन करने का मजा ही कुछ और है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन, आंतरिक सीआरपी दल प्रत्येक गांव में कम से कम कितने नए स्वयं सहायता समूह बनाएगा? आपको पता है आंतरिक सीआरपी दल का चक्र 30 दिन का होता है ना। एक गांव में, गांव ए में 15 दिन काम करेगा, गांव बी में 15 दिन काम करेगा, है ना। अब जब ये ए में काम करेगा तो कितने नए स्वयं सहायता समूह बनाएगा? 6। कितने नए स्वयं सहायता समूह बनाएगा? 6। तो कितने नए स्वयं सहायता समूह का गठन करेगा? 6। दोस्तों इससे क्वेश्चन आने के भरपूर आसार हैं, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। 6। ठीक है, और यही आंतरिक सीआरपी दल है भैया जो आपके बिहान को चला रहे हैं, सब गांव में लागू करवा रहे हैं। कैसे? स्वयं सहायता समूह बना के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आंतरिक सीआरपी दल को एक गांव में कितने पुराने स्वयं सहायता समूह को रिसंगठित करना पड़ता है, पुनर्संगठित करना पड़ता है? आपको पता है 30 दिन का चक्र, गांव ए में 15 दिन, गांव बी में 15 दिन। गांव ए में 6 नए स्वयं सहायता समूह बनाएगा, गांव बी में भी 6 नए स्वयं सहायता समूह बनाएगा और 2 पुराने स्वयं सहायता समूह का गठन करेगा। 2 पुराने स्वयं सहायता समूह का पुनर्गठन करेगा। तो कितने पुराने स्वयं सहायता समूह? 2 पुराने स्वयं सहायता समूह का पुनर्गठन किया जाएगा। देख लीजिए, ये होता है पढ़ाई का लेवल। ऐसे पढ़ो कि रिवीजन बार बार होते रहे, दिमाग में ना नंबर पंच हो जाए। रात को 2 बजे भी नींद से भी कोई पूछ लेना उत्तर उठा के, तो भी गलत ना निकले। ये लेवल की पढ़ाई, ठीक है, समझ के पढ़ाई, मजा है वैसे पढ़ने का। ठीक है दोस्तों। हाँ, किसी एक क्वेश्चन ने पूछा था सर नींद आती है, तो देखो भैया गर्मी का समय है, नींद तो आएगी। तो आपको अगर कहीं बैठ के पढ़ रहे हो, नींद आ रही है, तो थोड़ा जगह बदल लो, है ना। इस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आप बोर लग रहा है, दूसरे रूम में चले जाओ, थोड़ा चल के पढ़ लो, थोड़ा टहल के पढ़ लो, है ना। एक ही जगह बैठे बैठे रहने से शरीर में सुस्ती तो आएगी। तो क्या है, थोड़ा टहल के पढ़ो, थोड़ा जगह बदल के पढ़ो, है ना, फिर थोड़ा सा रेस्ट करो। ठीक है, गर्मी का समय है, 35 मिनट 30 मिनट पढ़ लिए, थोड़ा सा भारी लग रहा है दिमाग, 5 मिनट चुपचाप बैठ गए,
पर वो 5 मिनट में व्हाट्सअप नहीं चलाना है। वो 5 मिनट में जो 30 मिनट आप पढ़े हो उसको क्या करना है, रिकॉल करना है, सोचना है ना। तो ये है। और याद रखना, हर आदमी का पढ़ने का अपना एक यूनिक समय होता है, और उस समय वो पढ़ता है तो उसको कुछ भी याद होता है। तो आप अपना समय सोचिए कौन सा है, ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हो और आपको लगता है हाँ ये मेरा समय, इसमें मैं कुछ भी पढ़ सकता हूं और याद कर सकता हूं, ठीक है। तो उस समय पढ़ाई करिए। 2 पुराने स्वयं सहायता समूह को रिगठित करेगा। चलिए, ये करेंट अफेयर से क्वेश्चन। उस दिन मैं ऐसी साइट, आपके बिहान की साइट में घूम रहा था, है ना, लॉगिन किया, देखा तो मुझे ये मिला नोटिस में, तो मुझे लगा ये शामिल कर लेना चाहिए। आप छत्तीसगढ़ बिहान की साइट खोलोगे आपको मिलेगा ये। अभी 24 तारीख को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाए हैं, और उस समय अपन कहां थे, हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री जी कहां थे, बिहार में थे। तो बिहार से उन्होंने घोषणा की है, बिहार से उन्होंने वर्चुअल घोषणा की ऑनलाइन के द्वारा, ठीक है। दिनांक 24 अप्रैल 2025 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ स्वयं सहायता समूह को कितने रुपए राशि हस्तांतरित की है। बिहार से किए हैं, कितना रुपए भेजे हैं, वो भेजे हैं 151.88 करोड़ की राशि। किसको, स्वयं सहायता समूहों को भेजा गया है उनके बैंक अकाउंट में, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब, दिनांक 24 अप्रैल, क्या था जी, राष्ट्रीय पंचायती दिवस था। उस दिन वहां पे वो प्रचार कर रहे थे, कहां, बिहार में, वहां से भेजे हैं, ठीक है। चलिए, योजना का लाभ दिए 151.88 करोड़ रुपए, ठीक। अगला क्वेश्चन है ना, आंतरिक सीआरपी दल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब पूरा एक बार में देख लेते हैं आंतरिक सीआरपी दल और इसका काम ही खत्म करते हैं। इस दल में कम से कम 5 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही। दल में 3 सक्रिय महिला, 2 पुस्तक संचालक होंगे, ये भी सही है ना। दल का चक्र 35 दिवस का नहीं भैया, एक कार्य चक्र कितने का होता है, 30 दिवस का। इस 30 दिवस में 15-15 दिन 2 गांव में जाएंगे, बिल्कुल सही। इस दल में प्रत्येक गांव में 8 नहीं 6 नए स्वयं सहायता समूह बनाने हैं। कितने, 6 नए स्वयं सहायता समूह बनाने हैं। और इस दल को कितने, 2 पुराने स्वयं सहायता समूह को गठित करना है, तो यह भी सही। इस दल के सदस्यों को कोई भी दैनिक मानदेय प्राप्त नहीं होगा, यह गलत है। सीआरपी दल में जो काम करते हैं उनको दैनिक मानदेय मिलता है। जब यही सक्रिय महिला अपने स्वयं सहायता समूह के लिए काम करेगी तो नहीं मिलेगा मानदेय। यही पुस्तक संचालक अपने स्वयं सहायता समूह के लिए काम करेगा तो मानदेय नहीं मिलेगा। मानदेय कब मिलेगा, जब इन लोग का चयन सीआरपी दल में होगा और उन लोग सीआरपी दल बन के जाएंगे और नए स्वयं सहायता समूह बनाएंगे, तब इनको क्या मिलेगा, मानदेय मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। तो इसमें क्या क्या असत्य, असत्य क्या क्या है, 3 असत्य है, 5 असत्य है और 7 असत्य है। आपको पता है सीआरपी दल में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 सक्रिय महिला, 2 पुस्तक संचालक रहेगी। इनका कार्य चक्र 30 दिन का होता है, जिसमें 15 दिन एक गांव में काम करेंगी, 15 दिन 2 गांव में काम, दूसरे गांव में काम करेगी। जब ये 15 दिन एक गांव में काम करेगी तो वहां पे, है ना, कम से कम नए 6 स्वयं सहायता समूह बनाएगी, 6, और 2 पुराने स्वयं सहायता समूह का गठन करेगी, ठीक है। और इनको इस कार्य के लिए क्या दिया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें गलत क्या है, गलत है 3, 5 और 7। तो क्या है, ऑप्शन डी गलत है, 3, 5 और 7। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जी, थोड़े डिफरेंट है। पंचायती राज दिवस 2025 को किस स्थान से प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के स्वयं सहायता समूह को राशि सीधे बैंक खाते में भेजी। कितनी राशि भेजी है, आपको पता है 151.88, क्या है, करोड़ है, 151.88 करोड़, है ना, ठीक है। कहां से भेजी है जी, बताइए। बिहार से भेजी है। बिहार में कहां से, मधुबनी बिहार से। कहां, मधुबनी, बिहार का जिला है मधुबनी, है ना। मधुबनी पेंटिंग भी बहुत फेमस है, मधुबनी साड़ी भी बहुत फेमस है। तो मधुबनी बिहार से 151.88 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के स्वयं सहायता समूह के खाते में डाला गया है। यहां तक हो गया। चलिए, ऑप्शन डी। अगला देख लेते हैं।
बढ़िया क्वेश्चन। पंचायती राज दिवस 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के स्वयं सहायता समूह को 151.88 करोड़ की राशि दी है ना। ये राशि किस निधि के रूप में दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए मैं पूरे न्यूज को 3-4 भागों में तोड़ के क्वेश्चन बना दिया और ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो हमको 151.88 करोड़ रुपए है वो स्वयं सहायता समूह को किस निधि के अंतर्गत दिया है? चक्री निधि, सामुदायिक निवेश निधि, है ना, वैल्यूनरेबिलिटी रिडक्शन फंड या स्टार्टअप फंड? कौन सी निधि के लिए दिया है? तो चक्री निधि के लिए दिया है और सामुदायिक निवेश निधि के लिए। इसको बोलते हैं आरएफ फंड। ये स्वयं सहायता समूह को मिलता है अधिकतम 15,000। ठीक है, और इसको बोलते हैं सीआईएफ फंड। ये स्वयं सहायता समूह को मिलता है छत्तीसगढ़ में 60,000। ठीक है, सामान्यतः ये कितना रहता है? 50 से 75,000 तक मिलता है। जो छत्तीसगढ़ में मिलता है 60,000। तो ये जो 151.88 करोड़ रुपए है ना, ये दो निधि में बटेगा, एक चक्री निधि और एक सामुदायिक निवेश निधि। चक्री निधि स्वयं सहायता समूह के लिए अनुदान है और सदस्यों के लिए ऋण है, और सामुदायिक निवेश निधि है ना, क्लस्टर लेवल फेडरेशन के लिए अनुदान है, और विलेज ऑर्गेनाइजेशन, स्वयं सहायता समूह और सदस्यों के लिए ऋण है। ऐसे ही एक फंड होता है वैल्यूनरेबिलिटी वीआरएल फंड। ये ग्राम संगठन के लिए अनुदान है, स्वयं सहायता समूह और सदस्यों के लिए ऋण है। और वैल्यूनरेबिलिटी फंड कितना मिलता है? एक ग्राम संगठन को 1.5 लाख रुपए। तो क्या होगा इसका आंसर? कौन सा फंड में दिया जाएगा? 1 और 2, चक्री निधि और सामुदायिक निवेश निधि में पूरा 151 करोड़ रुपए बटेगा। किसको? स्वयं सहायता समूह और उनके सदस्यों को। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, नियद नेल्लानार योजना। नियद नेल्लानार योजना, इसका अर्थ क्या होता है? तो नियद नेल्लानार योजना का अर्थ बताइए भाई, काफी इंपॉर्टेंट योजना है ये, इसको तो पढ़ना ही है। तो इसका अर्थ क्या है बताइए, कमेंट करिए। ठीक है, इसका अर्थ है हमारा अच्छा गांव। इसका अर्थ है हमारा अच्छा गांव। इसी को बोलते हैं योर गुड विलेज। योर गुड विलेज, ये भी याद रखिए। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य है ना, पिछड़े स्थानों पर, नक्सल प्रभावी स्थानों पर छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं के लाभ को पहुंचाना। ये योजना जो अन्य योजना चल रही है उसके लाभ को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कहां पर? जनता तक पहुंचाना। ठीक है, बीजापुर में लागू हुआ ये, है ना, जनता तक पहुंचाना। इसमें क्या बनाते हैं? इसमें कैंप बनाएंगे, इसमें गांव में कैंप लगाएंगे, और कैंप के 5 किलोमीटर दायरे में, कहां? 5 किलोमीटर दायरे में आने वाले सभी गांव में जो भी योजना सरकार की चल रही है उसको पूरा लागू करना, योजना का लाभ दिलाना। कैंप में 5 किलोमीटर के दायरे में कैंप के जो भी गांव आएगा वहां पर सरकार की योजनाओं के लाभ को पहुंचाना। इसीलिए कहा गया है हमारा अच्छा गांव, नियद नेल्लानार योजना। ठीक है, तो ऑप्शन होगा सी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये हमारे टॉप 25 क्वेश्चन थे। काफी अच्छे क्वेश्चन है, आपके जरूर काम आएंगे। वीडियो आपने लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह हम तैयारी करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।